नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट इंडिया का। इस बार बजट से करदाताओं ने खासी उम्मीदें बांधी हुई हैं। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आयकर में छूट जरूर देंगी। कोरोना महामारी से आई आर्थिक मंदी के बाद कई नौकरी पेशा लोगों की या तो नौकरियां चली गईं या फिर उनके वेतन में भारी कटौती हो गई। अगर आयकर में छूट मिलेगी तो इससे नौकरी पेशा लोगों के हाथों में पैसा आएगा, इससे मांग और खर्च दोनों बढ़ेंगे। इसका सीधा सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर होगा। लोगों को ये उम्मीद भी है कि कम से कम आयकर छूट में कोविड की जांच या इलाज के खर्चे को अलग से शामिल कर दिया जाए, क्योंकि शुरुआत में निजी लैब में कोरोना जांच की दरें बहुत ऊंची होने से मिडिल क्लास परिवारों का बहुत पैसा खर्च हुआ। कोरोना के टीके को लेकर सरचार्ज की बातें भी की जा रही हैं। उधर आयकरदाता ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आयकर की स्लैब में बदलाव किया जाएगा ताकि थोड़ी राहत मिल सके। जीएसटी की जटिलता को भी कम करने की उम्मीद वो कर रहे हैं। शेयर कारोबार और म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स में भी राहत की उम्मीद की जा रही है। ये तमाम उम्मीदें हैं किस हद तक पूरी हो सकती है। चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार और बीएमआर लीगल के मैनेजिंग पार्टनर मुकेश बुटानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। उम्मीदों की तो सूची हमने गिना दी, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो इन उम्मीदों में से थोड़ी उम्मीदें भी पूरी कर सके? हाँ, बड़ी उम्मीद है कि ढेर सारी, क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और इस समय आपको देखना पड़ेगा, काफी इमेजिनेटिव तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से साधन आप रेज करते हैं इतने सारे एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए भारत सरकार आज तक बहुत रफ्तार से हमारे यहाँ नोट नहीं छापा गया है। और एक खासी फेवरेबल चीज अभी इकोनॉमी में ये है कि महंगाई दर बहुत ज्यादा नहीं है। अभी सरकार को अगर अपना डेफिसिट भी बढ़ा करके अगर इकोनॉमी को बूस्ट देना हो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आने वाला समय भी इकोनॉमी के लिए बड़ा फेवरेबल नहीं है। जिस तरह की रफ्तार में हम डिसेलरेशन देख रहे हैं, वो नंबर अभी आते रहेंगे। ये अभी शुरुआती दौर है जहाँ पे हम नहीं मान सकते कि सब चीज सुचारू ढंग से एस्टैब्लिश हो चुका है या नॉर्मलाइज हो चुका है, उससे हम बहुत दूर है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को, बिजनेसेस को बहुत इंसेंटिव की जरूरत है ताकि वो रफ्तार से चल पड़े या रिस्टोर कर सके। जी मुकेश जी, आपको क्या लगता है, इनमें से कुछ उम्मीदें पूरी हो सकती है, खासतौर से आयकर को लेकर के? क्योंकि जो स्लैब है उसमें जो दिक्कतें हैं वो सब जानते हैं कि अगर 5 लाख तक की आपकी आमदनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 5,100,000 रुपए जैसे ही आपका होगा, आपको तुरंत 12,000 से ऊपर की आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये जो एक विसंगति है, क्या आपको लगता है कि इसको संबोधित करना जरूरी है वित्त मंत्री के लिए? देखिए, इस साल में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो मध्यम वर्गों के लिए टैक्स इंसेंटिव या बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो किस तरह से मिलेगा वो तो हमको बजट आने के बाद ही पता चलेगा। तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो आप जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप और बढ़ा लें ताकि उससे बेनिफिट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि कोविड रिलेटेड के कारण, जैसे आपने मेडिकल एक्सपेंसेस की डिडक्शन दे दी है या वर्क फ्रॉम होम का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा लिया है सैलरी वालों के लिए, या कोई एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो ये दोनों चीजों से हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, सेविंग्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि पैसे रेज कर सकती है इस बॉन्ड के इशू से और उस सेविंग के लिए डिडक्शन दे सकती है। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। मेरा ये रहा है एस्टिमेट कि जो हमारे देश में जितनी आबादी है उसके हिसाब से बहुत कम लोग कर के ब्रैकेट में आते हैं और उसके कारण ये इनकी क्या कहते हैं, डिडक्शन की संभावना ज्यादा है और थ्रेशोल्ड लिमिट रेस करने की संभावना कम है। वो तो अब बजट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अश्योर है कि मध्यम वर्गों के लिए टैक्स बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपको लाना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलेगा? जो हमने पिछली बार देखा था कि बजट में वो 2 रेजिम लेकर के आई थी आयकर के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना की मार सब पर पड़ी है, तो वो सारी बातें भी सामने। हमने देखा कि पिछले 10 महीनों में किस तरह से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची,
बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई, जो नौकरी पेशा है उनमें से कई की तनख्वाहें कम हो गई, उनके पास अब बचत का साधन भी नहीं बचा, तो वो खर्च कहां से करेंगे। तो ये सारी चुनौतियां भी हैं सामने। जी हाँ, सरकार का जो पिछले साल रुख था कि सब चीज को सिंप्लीफाई किया जाए, आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं मिलेगा, और 15 लाख रुपए से ज्यादा, तो 15 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए वो सूटेबल था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो आर्थिक स्थिति जिस तरह से उभरी है, उसमें मुझे लगता है कि हर तरह का इंसेंटिव देना पड़ेगा, और खासकर छोटे और मध्यम उद्योग को, जहां पर ज्यादा रोजगार जनरेट होता है, वहां पे सरकार किस तरह का इमेजिनेशन दिखाती है। क्योंकि ये जो छोटा मोटा छूट है कि 5 लाख रुपए से आप बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, इससे कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। खास अंतर तब आने वाला है जब लोगों का नौकरी नहीं जाए, जब लोग निश्चिंत हो पाए कि आपका नौकरी बचा रहेगा। क्योंकि वो जो स्थिति है, जब आपकी आमदनी होगी नहीं तो आप टैक्स तो आपको देना ही नहीं है, और सरकार का उसमें बड़ा नुकसान होता है। दूसरे तौर पे हम देखें कि जिस तरह से जीएसटी का दायरा बढ़ रहा है, हर एक आदमी टैक्स देता है, भले वो गरीब हो या अमीर हो, वो बराबर है। और जिस तरह से जीएसटी का दायरा बढ़ने से सरकार के टैक्स का जो सब्सटेंशियल पार्ट है, मेरे ख्याल में आज के दिन जो इनकम टैक्स और जीएसटी को अगर हम देखें तो 1/6 का रेशियो है। तो देश की सारी जनता ये जीएसटी का वहन कर रही है, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं इकोनॉमी को स्पर करने के लिए, जहां पर लोगों की नौकरियां ना जाएं, जहां पर दोबारा से कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जा सके, वहां पे इनकम टैक्स का बहुत छोटा रोल है। और इनकम टैक्स की तरफ जो सरकार का रुख रहा है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, बल्कि हर तरीके के टैक्सेशन में जो सरकार का रुख रहा है कि हर तरीके के एग्जेम्पशन को किया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए जी। तो वहां पे मुझे लगता है कि मुझे सरकार से केवल एक ही उम्मीद हो कि छोटी और मीडियम साइज बिजनेस के लिए सरकार बड़ी इंसेंटिव क्या दे सकती है। मुकेश जी, ये बात जो धीरेन्द्र जी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इन्फ्लेशन की जहां तक बात है, वो टारगेट फिलहाल जैसे 5% की बात हो रही है कि 5% तक आप इसको फिक्स करके मान करके चल सकते हैं, तो ऐसे में सरकार के पास थोड़ा बजट घाटा बढ़ाने का भी अभी स्कोप है। हालांकि वो कह रहे हैं कि नोट हमने ज्यादा नहीं छापे, अमेरिका या दूसरे देशों का देखें तो वहां तो धड़ल्ले से नोट छपे हैं, तो ऐसे में क्या बजट घाटा बढ़ भी जाए सरकार के पास तो खर्च बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक गुंजाइश बची रहेगी? मेरे ख्याल से जो फिस्कल डेफिसिट रहा है हमारा, वो तो अभी बिल्कुल लिमिट के बाहर हो जाएगा इस साल, लेकिन वो कितना लिमिट के बाहर सरकार लेना चाहती है और किस तरह लेना चाहती है, वो हमें बजट अनाउंसमेंट्स के बाद ही पता चलेगा। आपने जीएसटी की बात करी है, जीएसटी के रेट्स जो हैं वो बजट की ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि जीएसटी रेट्स जीएसटी काउंसिल देखती है, तो उसमें बजट में उसका कोई फर्क नहीं। लेकिन सिंप्लीफाई किया जा सकता है कुछ, अगर बातों को मेरे ख्याल से जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन बूस्ट कैसे किया जाए और उस कंजम्पशन बूस्ट के कारण कौन सी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो, ये एक डुअल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे आपने इंसेंटिव दे दिया ट्रैवल अलाउंस के लिए, तो उससे जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका फायदा हो सकता है, एविएशन इंडस्ट्री है उसका फायदा हो सकता है। मतलब मैं कहने का ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है कोविड के टाइम पे, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कैश ज्यादा डालेंगे लोगों की जेब में तो वो खर्च करेंगे कंज्यूमेबल के कारण, और वो खर्च कर सकते हैं कार लेने के लिए या 2 व्हीलर्स लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हो सकती है इस बजट में। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपका जो कि प्रिय विषय है म्यूचुअल फंड, और उसको लेकर के भी तमाम बात होती है कि स्टॉक मार्केट जो एकदम 50,000 तक गया था, पिछले 7 दिन में हमने देखा किस तरह से अचानक फिर से नीचे आया है। तो टैक्सेस स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड के लेन देन पर पिछली बार भी ये प्रपोजल आया था, इस बार फिर से बात उठ रही है, क्या वहां पर भी कुछ आपको लगता है कि इंसेंटिव देने की जरूरत है? वहां पे मुझे लगता है कि सबसे सुचारू तरीके से चल रहा है। पिछले साल एक बदलाव हुआ था कि पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, उसको खत्म कर दिया गया, और अब डिविडेंड से मिलने वाली आमदनी आपके हाथ में टैक्स होती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भारी बदलाव की जरूरत है। हाँ, 5-6 पहले 2018 के पहले हमारे यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स पूरी तरह एग्जेम्प्ट था। अगर इसको कुछ समय के लिए अगर ये एग्जेम्पशन देना हो, जिससे कि बाजार को सस्टेन किया जा सके, और ये एक बड़ा इंसेंटिव होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बाजार का जो रुख है उस पर न जाए। जब ये कम समय में बाजार केवल लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रहा है, जब लोगों को पता चलेगा कि कंपनियों की आमदनी में इसको सपोर्ट नहीं करती है, या कंपनी की आमदनी अर्निंग्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं,
तो ये बाजार औंधे में गिरता गिरता भी है। ये बाजार भारी उतार चढ़ाव वाला है और इससे निवेशकों को बहुत खुश नहीं होना चाहिए और सरकार को तैयार रहना चाहिए कि इस बाजार को सस्टेन करें, क्योंकि यही एक छोटा सा इलाका है जहां पर आप खुशहाल लोग को देख सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? लगता है स्टॉक मार्केट को थोड़ी राहत की जरूरत है या टैक्सेस थोड़े वहां पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, रैशनलाइज करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट की टैक्सेशन है वो तो अभी सही ही है। 2017 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहा है, उसकी जाने की मुझे संभावना नहीं लग रही है इस मार्केट लेवल पर। और वो जो डिविडेंड का टैक्सेशन है वो भी सिंप्लीफाई कर दिया लास्ट ईयर। ये टेम्पटेशन रहेगी गवर्नमेंट के लिए कि टैक्स रेज करने के लिए आप कस्टम्स ड्यूटी लगाएं या कुछ ट्रेड डेफिसिट मीट करने के लिए आप ज्यादा इंपोर्ट टैरिफ लगाएं। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो हम इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे ये बिल्कुल सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि और बिल्कुल सिलेक्टिव होना चाहिए। ये हम रूल नहीं ले सकते हैं कि जितने भी आपके नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इंडिया की फ्री ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकती है और हमको WTO की रूलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इनको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि और भी सेक्टर्स को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। PLI में आप और भी सेक्टर शामिल करना चाहिए ताकि जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर प्रोग्राम है वो प्रमोट हो जी। लेकिन इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन रखना मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत कस्टम्स ड्यूटी तो हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखा जाए तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। और निवेश जो रिकॉर्ड बढ़ा है पिछले 10 महीने में, बताया गया कि काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में, तो उस पर एक असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी और मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। तो इस बार के बजट से आम लोगों को क्या है उम्मीदें, आइए सुन लेते हैं। 2 एडवाइजरी पैनल्स है, पिछले साल वो स्क्रैप कर दिए गए, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड एवं ऑल इंडिया हैंडलूम्स बोर्ड। तो हम चाहते हैं कि बजट एलोकेशन एक ऐसे कुछ पैनल या ऑर्गेनाइजेशन पे रहे जो फैसिलिटेट करे आर्टिजन्स का और एक इकोसिस्टम क्रिएट करे हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ाने के लिए। हम ये सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, हमने एक लोकेडा कमेटी का इनको प्रस्ताव दे रखा था। अगर ये लोकेडा समिति के अंदर ये प्रस्ताव को अगर मंजूरी दे देते हैं तो उसमें हम ऑटो चालकों को क्या है, उसमें सामाजिक सुरक्षा होगी इसमें, और हमारे को इंश्योरेंस वगैरह का भी उसमें प्रोत्साहन मिलता है। अभी जैसे ये अपना अनाज वगैरह फ्री मिलता है उसके अंदर, अगर वो हमारे को इस सूची में अगर लाकड़ा कमेटी वाली जो हमने रिपोर्ट दे रखी है उनको अगर वो लागू भी कर देते हैं तो हमारे ऑटो चालकों को काफी सुविधा मिलेगी इसके अंदर। और जो यहाँ पूंजीपति से हम माल लेके बीनते हैं, वो पूंजीपति कहते हैं कि भाई मजदूरी अगर हम कम नहीं करेंगे तो हम माल कहाँ से बेचेंगे, इसलिए कि धागा का रेट बढ़ गया है, आगे माल भी रहा है, हम आपकी मजदूरी भी कम करें। और हमारी मजदूरी कम होगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं चला पा रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, अब वो मुस्तकबिल हमारा खतरे में पड़ रहा है। अब सरकार से मुझे यही चाहिए कि सरकार हमारा ख्याल रखे, हमारे मजदूरी के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारे जो बिजली के लिए जो सब्सिडी दे रही थी, आज जो सब्सिडी जो खत्म कर रही है हमारी, उसको बरकरार रखे, जो पहले से हमारा हो रहा था उसी तरह रहे। मैं ये देखना चाहूँगा कि जो लोग कोविड की वजह से जिनकी जॉब चली गई है उनको जॉब मिल जाए, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, जो लोग काम धंधे पे नहीं है उनको रोज़गार मिल जाए, मैं ये देखना चाहूँगा। और मैं एक आम आदमी की तरह एक वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि नया बजट प्रस्तुत हो रहा है, सरकार ने अभी अप्रत्यक्ष रूप से तो कई सारे कर लगा रखे, जिसकी वजह से महंगाई इतनी तेज़ ऊपर जा रही है कि पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन अगर सरकार इस महंगाई पे कंट्रोल करे और आम जनता को आज सिलेंडर 700 रुपये से ऊपर जा रहा है, और अगर राहत मिले तो मेरे घर की जो रसोई है उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज तेल, खाने का जो तेल है वो भी बहुत महंगा, और दाल वगैरह ये सब चीज़ें भी बहुत महंगी हुई जा रही है। तो सबसे पहला अनुरोध और सबसे आखिरी अनुरोध, आम जनता मेरे ख्याल से सभी यही कहेंगे कि महंगाई पे सरकार कंट्रोल करे।